आज हम क्लास 9th से साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। टाइटल है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे आसपास हर चीज़ कैसे मोशन में है, यानी कैसे गति में है। हम डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि मोशन को सिर्फ वर्ड्स में नहीं बल्कि नंबर्स, इक्वेशंस और ग्राफ्स की मदद से कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। टाइटल डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, मूव कर रही हैं, उनकी मोशन को समझना और डिस्क्राइब करना। थिंक इट ओवर में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस शुड वी मेंटेन फ्रॉम द ट्रक अहेड टू अवॉइड अ कोलिजन इफ इट सडनली अप्लाइड द ब्रेक्स। यहाँ पूछा गया है कि अगर आगे चल रहा ट्रक अचानक ब्रेक लगा दे तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें उससे कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि व्हीकल्स चलाते समय हमेशा सेफ डिस्टेंस रखना जरूरी होता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर हमारी गाड़ी समय पर रुक सके। क्वेश्चन इज डज दिस डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्पीड विथ विच वी आर मूविंग। यहाँ पूछा गया है कि क्या सेफ डिस्टेंस हमारी स्पीड पर डिपेंड करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। अगर व्हीकल ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो उसे रोकने में ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा, इसीलिए स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब मेन पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन फ्रॉम मेसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ लिखा है कि प्रकृति में हर चीज़ मोशन में है। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी ग्रह, तारे और गैलेक्सी भी लगातार चल रही हैं। साथ ही बहुत छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम्स के अंदर मौजूद पार्टिकल्स भी लगातार मोशन करती रहती है। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मोशन में है। वी हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ मोशन इन नेचर सच एज फ्लिटरिंग बटरफ्लाइज, स्लीदरिंग स्नेक्स, होपिंग हेयर, गैलोपिंग हॉर्स। मतलब यहाँ बताया गया है कि प्रकृति में मोशन कई प्रकार का होता है। यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्लिटरिंग बटरफ्लाइज यानी तितलियों का इधर उधर उड़ना, स्लीदरिंग स्नेक यानी सांपों का रेंगना, होपिंग हेयर्स यानी खरगोशों का उछलना और कूदना, गैलोपिंग हॉर्स यानी घोड़ों का तेज दौड़ना, ट्रेंडरिंग ऑफ क्लिम्बर्स ट्विनिंग अराउंड अ सपोर्ट, बेल वाले पौधे की पतली लताएं किसी सहारे के चारों ओर लिपटना। मतलब बेल वाली जो पौधे होती हैं उनकी लताएं, उनकी बेलें किसी के सहारे, किसी लकड़ी या किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती रहती हैं। क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स यानी इंसेक्ट पकड़ने वाले पौधे का अचानक बंद हो जाना। डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन आ सन बीम यानी सूरज की रोशनी में धूल के कणों का हिलता हुआ दिखाई देना। स्मोक पार्टिकल्स मूविंग इन एयर हवा में धुएं के पार्टिकल्स का इधर उधर जाना। राइजिंग एंड फेलिंग ऑफ ओशियन टाइड्स समुद्र की लहरों का ऊपर नीचे होना। और गैदरिंग क्लाउड्स यानी बादलों का इकट्ठा होना। तो प्रकृति में हर जगह अलग अलग प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं। इट्स नॉट मोशन इज नेचर्स वंडरफुल। यह सेंटेंस नेचर की सुंदरता को दिखाता है। लेखक कह रहा है कि प्रकृति में होने वाली मोशन कितनी अद्भुत और इंटरेस्टिंग है। बट हाउ डू वी स्टडी द वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशन अराउंड अस। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आसपास होने वाली इतनी अलग अलग और कठिन मोशन को हम कैसे समझें और कैसे स्टडी करें। As you have read in the first chapter, to explore a complex phenomena, scientists first study it in आइडियलाइज्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। जब साइंटिस्ट किसी कठिन चीज़ को समझना चाहते हैं तो वे पहले उसे आसान और सिंपल फॉर्म में स्टडी करते हैं, यानी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को छोटे और आसान पार्ट्स में बांटकर समझना। Such types of motion are linear, circular and oscillatory about which you learn in earlier grade. मोशन के कुछ सिंपल टाइप्स होते हैं जिन्हें पहले आपने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन यानी सीधी लाइन में होने वाली मोशन, जैसे सड़क पर सीधी चलती कार। सर्कुलर मोशन यानी गोल रास्ते में चलना, यानी घड़ी की सुई। ओसिलेटरी मोशन यानी आगे पीछे बार बार होने वाली मोशन, जैसे पेंडुलम का झूलना ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। In this chapter, you will learn more about linear motion in a straight line and a uniform circular motion. इस चैप्टर में मेनली दो मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट लीनियर मोशन यानी सीधी रेखा में मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी गोल गोल रास्ते में स्पीड में होने वाली मोशन। अर्लियर यू लर्न अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। मतलब पहले की क्लासेस में आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी, टाइम यानी समय और स्पीड यानी गति। नाउ यू विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन। अब इस चैप्टर में कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी शुरुआती पोजीशन से लेकर अंतिम पोजीशन तक की सबसे छोटी दूरी। एवरेज वेलोसिटी यानी किसी दिशा में एवरेज स्पीड, किसी डायरेक्शन में कि एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। और एवरेज एक्सीलरेशन मतलब स्पीड बदलने की एवरेज रेट। यू विल आल्सो लर्न टू डिस्क्राइब मोशन नॉट ओनली इन वर्ड्स बट आल्सो विथ नंबर्स, इक्वेशन एंड ग्राफ। अब हम मोशन को सिर्फ बोलकर ही नहीं समझेंगे बल्कि नंबर्स, इक्वेशंस, ग्राफ्स की मदद से भी समझेंगे। यानी साइंस में मोशन को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लिखा है यू हैव लर्न दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आपने पहले पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलती है तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। यानी ऑब्जेक्ट का रास्ता बिल्कुल सीधा हो तो उसे लीनियर मोशन कहती है। एग्जाम्पल के तौर पर सीधी सड़क पर चलती कार और सीधी ट्रैक पर चलती ट्रेन लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब लीनियर मोशन को दूसरे वर्ड्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, सीधी लाइन में होने वाली स्पीड मोशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। यह मोशन का सबसे आसान प्रकार माना जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट केवल एक सीधी डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए इसे समझना आसान होता है। Have you noticed it around you, such as children in swimming race, a vertically falling ball, a car moving along a straight stretch of highway or train moving a straight track। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्या आपने देखा है इस मोशन को। जैसे यहाँ पर दिखा गया है कि स्विमिंग रेस में बच्चे सीधी लेन में आगे बढ़ते हैं, यह लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब बॉल सीधे नीचे गिरती है तब वह स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। हाईवे में सीधी रास्ते पर चलती कार भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है और सीधी रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन भी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। आगे लिखा है टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू फर्स्ट नीड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अलग अलग समय पर वह ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है, यानी हमें उसकी पोजीशन पता लगानी होगी। आसान भाषा में कहे तो ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहाँ है, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा और फिर उसके बाद कहाँ गया। इन सभी पोजीशन को देखकर हम उसकी मोशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइबिंग पोजीशन। हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजीशन एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी उसकी जगह को कैसे बताएं, यही बात हम यहाँ समझने वाले हैं। फॉर दैट यू लर्न अर्लियर वी नीड टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चुनना पड़ता है जिसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यानी एक ऐसी जगह जो स्थिर हो, जो एक जगह रुकी हुई हो और जिसके आधार पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकें। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो अगर कोई बच्चा मैदान में दौड़ रहा है तो हम पेड़ या स्टार्टिंग लाइन को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। The distance and direction of the object with respect to the reference point at any instant of time describing the position of the object at that instant of time। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं, फर्स्ट इज डिस्टेंस और सेकंड इज डायरेक्शन, और ये दोनों रेफरेंस पॉइंट के अनुसार बताई जाती हैं। यानी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से, यानी जैसे मान लीजिए कोई पेड़, उससे कितना दूर है। जैसे कि कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है और वो अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, यही उसकी पोजीशन बताता है। Note that apart from the distance, we also specify the direction from the reference point in which the object is located to describing its position। सिर्फ डिस्टेंस बताना काफ़ी नहीं होता, डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिर्फ कहें कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर दूर है तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें यह भी बताना होगा कि वह राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। बट व्हेन डू वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब सवाल यह आता है कि हम कब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है।
If the position of the object with respect to the reference point changes with time, the object is said to be in motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदलती रहती है तो ऑब्जेक्ट मोशन में माना जाता है। आसान भाषा में कहे तो यदि ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल रहा है तो वह मोशन कर रहा है। On the other hand, the object is said to be at rest if its position with respect to the reference point does not change with time. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ नहीं बदलती तो ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट यानी स्थिर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि टेबल पर रखी एक किताब अपनी जगह नहीं बदल रही तो वह रेस्ट में है, क्योंकि टेबल यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है और ऑब्जेक्ट बुक है। तो टेबल के रिस्पेक्ट में बुक अपनी जगह नहीं बदल रही तो वो रेस्ट में कहलाएगी। आगे लिखा है कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अब बुक एक एथलीट का एग्जांपल लेकर पोजीशन समझा रही है। टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ नीना एन एथलीट लेट अस टेक हर स्टार्टिंग पॉइंट एट द रेफरेंस पॉइंट। एथलीट नीना की पोजीशन बताने के लिए उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना गया है। As shown in figure 4.3, let us make a straight line with distance marked on it and mark the reference point on it as the origin O. अब एक सीधी लाइन बनाई गई है जिसमें डिस्टेंस लिखे गए हैं, उसमें रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन यानी O से डिनोट किया गया है। ओरिजिन मतलब ओरिजिन वो होता है जिस पॉइंट से मेजर शुरू होती है, जिस पॉइंट से मेजरमेंट शुरू होती है उसे ओरिजिन कहते हैं। द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम origin and her position at two instant of time are marked by point B and A. एथलीट O पॉइंट से दौड़ना शुरू करती है, फिर अलग अलग समय पर उसकी पोजीशन को B और A पॉइंट से दिखाया गया है। नोटबॉक्स में लिखा है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड अ टाइम इंटरवल आर नॉट द सेम थिंग। मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक बिल्कुल मत समझना। An instant of time is a single reading of a clock at given point of time. क्लॉक के किसी एक निश्चित समय को इंस्टेंट ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल 5 सेकेंड 10 सेकेंड ये सिंगल मूवमेंट्स है। वेयर एज अ टाइम इंटरवल इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। दो समय के बीच के गैप को टाइम इंटरवल कहते हैं। मान लीजिए 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक का समय या 5 सेकंड से 10 सेकंड तक का समय के बीच का अंतर 5 सेकंड होता है तो इसे टाइम इंटरवल कहती है। मतलब तो दो समय के बीच में कितनी समय बीता उसे टाइम इंटरवल कहा जाता है। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन द ऑब्जेक्ट कैन मूव ओनली इन वन ऑफ द टू डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में हो सकता है, पहला फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना और बैकवर्ड यानी पीछे। Thus the direction are represented by plus and minus sign as shown in figure. डायरेक्शन दिखाने के लिए प्लस और माइनस साइन का यूज किया जाता है। Position to the right of the reference point O are generally taken as positive and to the left of O as negative. मतलब रेफरेंस पॉइंट O के राइट साइड की पोजीशन प्लस में ली जाती है और लेफ्ट साइड की पोजीशन नेगेटिव यानी माइनस में मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज एन एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट O एट टाइम t 0 सेकेंड, reach point B at time 4 second, then reach point A at time 10 second, then runs back along the same path till points B reaching there at time 16. मतलब यहाँ पर लिखा है कि मान लो कि एक एथलीट 0 सेकेंड पर O से शुरू करता है, 4 सेकेंड बाद B पर पहुँचता है, 10 सेकेंड बाद A पर पहुँचता है, फिर वापस उसी रास्ते से B तक लौटता है। तो टाइम यहाँ पर 16 सेकेंड पर B पहुँच जाता है। तो 16 सेकेंड पर B मतलब एथलीट पहुँच जाता है। हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एथलीट ने शुरुआत से अंत तक कुल कितनी दूरी तय की। तो एथलीट ने O से A तक 100 मीटर डिस्टेंस तय किया, फिर A से वापस B तक 60 मीटर डिस्टेंस तय किया, इसीलिए टोटल डिस्टेंस हो गया 100 + 60 यानी 160 मीटर। यहाँ पर
फिगर 4.4 में ग्रीन डॉटेड लाइन टोटल डिस्टेंस को दिखा रही है और रेड एरो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रही है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग पोजीशन ऑफ द एथलीट। अब स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल स्टॉपिंग पोजीशन के बीच एक शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। इट्स OB 40 मीटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट। स्टार्टिंग पॉइंट O और स्टॉपिंग पॉइंट B के बीच डिस्टेंस सिर्फ 40 मीटर्स है, लेकिन एथलीट्स ने कुल 160 मीटर ट्रेवल किया था, यानी टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती हैं। अब एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जा रही है जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की शुरुआती पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच ओवरऑल चेंज। A complete description of physical quantities like displacement required specific both a direction and its numerical value with units। मतलब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। किसी क्वांटिटी की सिर्फ नंबर वाली वैल्यू को उसकी मैग्नीट्यूड कहती है। मतलब जैसे 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट में 40 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ऑफ एट द टू इंस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड शुरुआती और अंतिम पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। The direction of displacement is specified from the position at the first instant towards the position at the second instant। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन की ओर होती है। टू डिस्क्राइब द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिक्वायर्ड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब यहाँ बताया गया है कि डिस्टेंस बताने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मीटर होती है। अब एक और एग्जांपल है फिगर 4.4। यहाँ लिखा है कि यहाँ एथलीट ने कुल 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन उसकी फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। आगे लिखा है कि वी फाइंड दैट बिटवीन दीज टू इंस्टेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। मतलब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। डिस्टेंस 160 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में चला। कैन दिस क्वांटिटीज एवर बी इक्वल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं। जब ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्शन बदले सीधे एक ही डायरेक्शन में चले तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। एक नोट दिया गया है यहाँ पर, फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट टर्निंग बैक इफ इट्स मूव इन वन डायरेक्शन। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना पीछे मुड़े सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पर वही लाइन लिखी है जो मैंने अभी पहले बताई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा चलता रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कहलाएंगे। मतलब अगर आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल दिया है, मान लो एक बच्चा पॉइंट O से शुरू करता है, सीधे 50 मीटर आगे जाता है और बीच में पीछे नहीं लौटता, तो डिस्टेंस 50 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर हुआ, दोनों इक्वल हो गए। और अगर वह बच्चा वापस मुड़ जाता है बीच में तो यहाँ पर डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 4.1 लेट अस एनालाइज। लिखा है फिगर 4.5 में एक बॉल को पॉइंट O से सीधा ऊपर की ओर वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका गया है। यह बॉल वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल B एंड देन फॉल बैक टू O। बॉल सीधी ऊपर की ओर जाकर पॉइंट B तक पहुंचती है, फिर ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे गिरकर O पॉइंट पर आ जाती है। कैन दिस बी कंसिडर अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यह पूछा गया है कि क्या इस मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन माना जा सकता है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉल ऊपर और नीचे दोनों समय एक ही सीधी लाइन में मोशन कर रही है। अब इस मोशन के अनुसार टेबल में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भरनी है। टेबल 4.1 पोजीशन ओ, डिस्टेंस ट्रेवल 0 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट 0 सेंटीमीटर। मतलब बॉल अभी स्टार्टिंग पॉइंट ओ पर ही है, इसलिए ना डिस्टेंस तय हुई है और ना ही डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए, डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हुआ 40 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट है पोजीशन बी, यहाँ पर बॉल ओ से बी तक 140 सेंटीमीटर ऊपर गई है, इसलिए टोटल डिस्टेंस 140 सेंटीमीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 140 सेंटीमीटर अपवर्ड। यहाँ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं क्योंकि बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गई। पोजीशन सी, डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हुआ 200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ 80 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन। अब बॉल ऊपर जाकर वापस नीचे आने लगी है, तो ओ से बी तक डिस्टेंस 140 सेंटीमीटर है और बी से सी तक वापस नीचे 60 सेंटीमीटर, इसलिए टोटल डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ओ से करंट पोजीशन सी तक ही होगा, तो सी से ओ तक 80 सेंटीमीटर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई 80 सेंटीमीटर। फिर है फाइनल पोजीशन ओ, यहाँ पर तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया टोटल 280 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 सेंटीमीटर क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर आकर खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हुआ। एनालाइज द डाटा फिल्ड इन टेबल 4.1 एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब टेबल की वैल्यू देखकर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सही स्टेटमेंट चुननी है। ऑप्शन 1, इट इज नेवर 0, यह गलत है क्योंकि जब बॉल वापस ओ पर आई तब डिस्प्लेसमेंट 0 था। सेकेंड ऑप्शन, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यह भी गलत है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता था। थर्ड ऑप्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यही सही स्टेटमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से कम ही हो सकता है। ऑप्शन 4, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑल केसेस, मतलब यह भी गलत है, क्योंकि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन बराबर भी हो सकती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड ही होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। आगे पढ़ेंगे। लिखा है मोशन, A change in the position of an object can be described in terms of the total distance traveled by object and its displacement। यानी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट हाउ कैन यू डिस्क्राइब हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब अगला टॉपिक शुरू होगा जिसमें हम यह सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी उसकी फास्ट या स्लो मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए पढ़ेंगे टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लिखा है कि आपने पहले की क्लासेस में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ चुके हो। एवरेज स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज या कितनी धीमी गति में चल रहा है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द इंटरवल ड्यूरिंग विच द डिस्टेंस इज कवर्ड। मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम इंटरवल से, यानी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस तय किया उसे तय करने में जितना समय लगा, दोनों का डिवीजन एवरेज स्पीड कहलाता है। फॉर्मूला भी यहां पर दिया है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल्स। सिंस डिस्टेंस ट्रेवल हैज नो डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल आल्सो हैज नो डायरेक्शन बट ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसलिए एवरेज स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब एवरेज स्पीड केवल बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है यह नहीं बताती। If an object move in a straight line travel equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion in straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर समय में बराबर डिस्टेंस तय करे तो उसी की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कार हर घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, फिर अगले एक घंटे में फिर 40 किलोमीटर चलती है और फिर अगले एक घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जैसे समय पर एक जैसा टाइम वो बिता रही है, तो यह मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है।
यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा सेम रहती है, इसे कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर समय में अलग अलग डिस्टेंस तय करे तो उसकी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कार का एग्जाम्पल ले लीजिए कि पहले घंटे में कार ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की और दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तो यह यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि बराबर समय में डिस्टेंस बराबर नहीं है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव विथ इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलती रहती है, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी स्पीड घटती है, या दोनों हो सकती हैं। If the distance travel in successive interval of time are increasing, its speed is increasing। मतलब अगर हर अगले टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 6 मीटर। यह दिखाता है कि स्पीड लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, मतलब भारतीय वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन, योगदान। द कॉन्सेप्ट दैट एन ऑब्जेक्ट स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज वेल स्टेबलाइज्ड डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स इवन इन इंडिया। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वाला कॉन्सेप्ट भारत में बहुत पुराना समय से जाना जाता था, यानी एंशिएंट इंडिया में साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस को स्पीड का ज्ञान था। एज सीन इन द ट्रीटाइस आर्यभट्ट, यह कॉन्सेप्ट महान भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया में भी मिलता है। यह बुक 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। द फॉलोइंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिकल टेक्स्ट द गणित कौमुदी। अब आगे जो प्रॉब्लम दी जाएगी वह एक पुराने मैथमेटिकल बुक गणितक कौमुदी से ली गई है। एग्जाम्पल 4.1 कंसिडर 2 पोस्टमैन, यहाँ 2 पोस्टमैन का एग्जाम्पल लिया गया है। दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। योजन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। कि दो पोस्टमैन एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, उनकी बीच की दूरी 210 योजन है। प्राचीन भारत में डिस्टेंस मापने की एक यूनिट थी जिसे योजन कहा जाता था। One travel 9 योजन पर डे एंड द अदर कवर 5 योजन पर डे। पहला पोस्टमैन रोज 9 योजन चलता है, दूसरा पोस्टमैन रोज 5 योजन चलता है। कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। अब हमें पता करना है कि दोनों कितने दिनों बाद मिलेंगे। इसे पता लगाने के लिए क्या करना है कि दोनों मिलकर एक दिन में 9 + 5 9 + 5 = 14 योजन्स, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 14 योजन्स डिस्टेंस कवर करती हैं। दोनों को मिलने के लिए कुल 210 योजन्स की दूरी पूरी करनी होगी। समय निकालने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल है 210 और डिवाइड करेंगे इसे स्पीड से, यानी 14 से, तो डेज निकला 15 डेज। इसलिए दोनों पोस्टमैन 15 दिनों बाद मिलेंगे। यहाँ पर बताया गया है इन द 15 डे फर्स्ट पोस्टमैन विल कवर 135 योजन एंड द सेकंड पोस्टमैन विल कवर 75 योजन। कि 15 दिनों में पहला पोस्टमैन 135 योजन तय करेगा और सेकंड पोस्टमैन 75 योजन, इसलिए दोनों मिल जाएंगे 15 दिनों में। आगे लिखा है द स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट इट्स प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड हमें सिर्फ यह बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, लेकिन यह नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है। देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर अलोंग विद द स्पीड यू आल्सो नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर। कि कई सिचुएशंस में स्पीड जानना काफ़ी नहीं होता, डायरेक्शन जानना भी जरूरी होता है, तभी मोशन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। लेट अस डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी विच डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एंड इज विच डायरेक्शन। मतलब अब एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जा रही है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है और किस डायरेक्शन में बदल रही है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ
टाइम इंटरवल इन द चेंज ऑफ द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड किया जाता है। फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इफ वी रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी बाय वेव डिस्प्लेसमेंट बाय सेकेंड एंड टाइम इंटरवल बाय टी। मतलब यहाँ पर सिंबल्स बताए गए हैं, एवरेज वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को किन से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर लिखा भी है। यह एवरेज वेलोसिटी का शॉर्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते समय वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट जैसी ही होती है और डायरेक्शन दिखाने के लिए प्लस और माइनस साइन का यूज़ किया जाता है। एसआई यूनिट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट एक जैसी होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इन्हें किलोमीटर पर आवर में भी मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज। टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट और स्लो अ चेंज इज इन अ फिजिकल क्वांटिटी हैपन वी यूज द आइडिया ऑफ अ रेट ऑफ चेंज। मतलब किसी क्वांटिटी में चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, इसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू द कोरोस्पोंडिंग चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। यानी किसी क्वांटिटी में हुए चेंज को टाइम से डिवाइड करने पर रेट ऑफ चेंज मिलता है। So we can say that average velocity is the average rate of change of position of an object with respect to time। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी को पोजीशन के चेंज की एवरेज रेट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल 4.2 सरंग टेक 50 seconds टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। कि सरंग स्विमिंग पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है और फिर वापस लौट आता है। इस पूरे काम में उसे 50 seconds लगती हैं। Find his average speed and average velocity with the time interval of 50 सेकेंड। अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 50 सेकेंड्स की। तो यहाँ पर दिया गया है कि सरंग ने कुल 50 मीटर डिस्टेंस तय किया। सरंग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, इससे डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड करना होगा। टोटल डिस्टेंस था 50 मीटर, डिवाइड किया 50 सेकंड से, तो एवरेज स्पीड तो निकली 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकलेगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। तो 0 को जब डिवाइड करेंगे 50 से तो 0 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। पूरे 50 सेकंड्स में एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हुई और एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसने डिस्टेंस तय की, लेकिन फाइनल पोजीशन फिर से वही हो गई जहां से शुरू की थी। नेक्स्ट है थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। लिखा है इसमें, द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल इज नियरली बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। मतलब व्हीकल की स्पीडोमीटर में जो रीडिंग दिखाई देती है वह लगभग उस समय की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती। वाइल द डायरेक्शन ऑफ टायर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। व्हीकल्स के टायर्स जिस डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं वही उसी समय वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। आसान भाषा में समझिए, स्पीडोमीटर बताता है कि व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है, टायर की डायरेक्शन बताती है कि व्हीकल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों मिलकर वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अगला पैराग्राफ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल में डिफर फ्रॉम इट्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। आसान भाषा में समझें, मान लो कार कभी तेज चल रही है तो कभी धीमी, तो पूरे जर्नी में एवरेज वेलोसिटी अलग होगी और किसी एक मूवमेंट की वेलोसिटी अलग होगी। थ्रू दिस चैप्टर वी विल यूज द टर्म वेलोसिटी टू मीन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इस चैप्टर में हम जब भी वेलोसिटी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी, यानी उस समय की एक्चुअल वेलोसिटी। रेडी टू गो बियॉन्ड पोर्शन में लिखा है, व्हाट वी सिंपली कॉल्ड वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी एक खास मूवमेंट की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहती हैं।
आसान भाषा में समझिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को बिल्कुल उसी मूवमेंट पर जानना चाहते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहती हैं। इस टॉपिक को आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आगे लिखा है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कांस्टेंट और इट्स कैन बी चेंज विद टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और समय के साथ बदल भी सकती है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, और चेंजिंग वेलोसिटी यानी जब स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले। क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगला टॉपिक शुरू होगा जिसमें हम सीखेंगे कि वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। यही आगे चलकर एक्सीलरेशन कहलाता है। एवरेज एक्सीलरेशन लिखा है व्हेन यू सिट इन अ व्हीकल एंड इट सडनली मूव्स फ्रॉम रेस्ट यू फील अ नोटिसेबल जोल्ट। जब आप किसी व्हीकल में बैठते हो और वह अचानक चलना शुरू करता है तो आपको एक झटका महसूस होता है। यह झटका वेलोसिटी में चेंज की वजह से होता है। सिमिलरली व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन एंड सडनली स्टॉप यू एक्सपीरियंस अ जोल्ट। और इसी तरह जब चलती हुई व्हीकल अचानक रुक जाती है तब भी आपको झटका महसूस होता है। दिस occurrence कैप्चर द फीलिंग ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। ये दोनों घटनाएं वेलोसिटी में बदलाव को महसूस कराती हैं, यानी वेलोसिटी बदलने पर शरीर को झटका महसूस होता है। यू कैन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इफ़ यू नो द वेलोसिटी एट टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर हमें दो अलग अलग समय पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता हो तो हम वेलोसिटी में हुए चेंजेस को निकाल सकती हैं। लेट अस नाउ अनदर फिजिकल क्वांटिटी द एवरेज एक्सीलरेशन, यानी अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी सीखेंगे जिसे एवरेज एक्सीलरेशन कहती हैं। एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी में चेंज को डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से। यहाँ फॉर्मूला भी दिया है, ये सभी फॉर्मूले हैं एवरेज एक्सीलरेशन के। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से भी एवरेज एक्सीलरेशन निकाला जाता है। आगे लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इंस्टेंट वैल्यू एट टाइम दैट फाइनल वैल्यू एट टाइम, मतलब यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं और सिंबल के हिसाब से इसका फॉर्मूले का वैल्यू भी इस तरीके से बनेगी। ए फॉर एक्सीलरेशन वी माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टू माइनस टाइम वन यानी लास्ट टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस करके। ऐसा यूनिट भी दी गई है एवरेज एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन बताते समय वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज इन गिवन टाइम इंटरवल द एवरेज एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सॉरी, इससे पहले का टॉपिक छूट गया था। जैसे इसमें लिखा है लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वी नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी होते हैं, वैसे ही एक्सीलरेशन में भी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल द एवरेज एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक जैसी होती है। जब कार की स्पीड बढ़ रही है वेलोसिटी आगे की ओर जब होती है, एक्सीलरेशन भी आगे की ओर होती है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। वेयर एज द एवरेज वेलोसिटी इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीज। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी जब कार धीरे हो रही होती है, स्पीड कम हो रही होती है तो वेलोसिटी आगे की ओर होती है लेकिन एक्सीलरेशन पीछे की ओर होता है। इसी अपोजिट एक्सीलरेशन को कई बार रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिखा है द एवरेज एक्सीलरेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ वर्थ। मतलब एक्सीलरेशन तीन कारणों से हो सकता है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने से यानी स्पीड बढ़ने या घटने से, डायरेक्शन बदलने से यानी भले ही स्पीड सेम रहे डायरेक्शन बदलने से, और दोनों बदलने से यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलने से भी एक्सीलरेशन पर असर पड़ता है। आगे इस चैप्टर में हम ऐसे ही एग्जाम्पल और पढ़ेंगे जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन बदलती रहेगी और सिर्फ डायरेक्शन बदलने के कारण एक्सीलरेशन पैदा होगा। एक्टिविटी 4.2
यहाँ लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ कार इज जनरली स्पेसिफाई एज द टाइम टेकन बाय द कार टू गो फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार की एवरेज एक्सीलरेशन को अक्सर इस तरह बताया जाता है कि कार को 0 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यहाँ एक्टिविटी दी गई है जिसमें अलग अलग कार्स का 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक पहुँचने का समय इंटरनेट से खोजकर टेबल में भरना है। हर कार के लिए एवरेज एक्सीलरेशन निकालनी है। टेबल 4.2। इस टेबल में 3 चीज़ें भरनी है, कार टाइप, फिर 0 से 100 किलोमीटर तक पहुंचने का समय और एवरेज एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल 4.3। यहाँ पर एक बस सीधी हाईवे पर चल रही है, उसकी एवरेज वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। ड्राइवर 10 सेकंड तक एक्सीलरेटर दबाता है, इससे बस की वेलोसिटी बढ़कर 54 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। कुछ समय बाद बस सेम वेलोसिटी से चलती रहती है, यानी उसकी स्पीड नहीं बदलती। फिर ड्राइवर को सामने सड़क पर कोई ऑब्स्टिकल यानी कोई रुकावट या कोई बाधा दिखती है, इसलिए वह ब्रेक लगाता है। बस की स्पीड अब ब्रेक लगने के बाद 5 सेकंड में रुक जाती है। अब 2 अलग अलग सिचुएशन में एवरेज एक्सीलरेशन निकालनी है, जब एक्सीलरेटर दबाया गया और जब ब्रेक लगाया गया। तो आंसर है इसमें व्हेन द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर। जब यह पहला केस है जहां बस की स्पीड बढ़ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकंड में बदला गया, क्योंकि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो इसमें हमने 36 किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो चेंज होने के बाद यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वेलोसिटी को चेंज किया, फाइनल वेलोसिटी को, तो उसका आंसर 54 किलोमीटर पर आवर से 15 मीटर पर सेकंड में बदल गया। टाइम को हम डिनोट करते हैं सेकंड्स में, यहाँ पर 10 सेकंड्स पहले से दिया गया है। तो अब एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है v - u डिवाइड बाई टाइम। एक्सीलरेशन निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल से, तो 15 - 10 डिवाइड बाई 10, तो आंसर हुआ एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बस की एवरेज एक्सीलरेशन निकली 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बस की स्पीड बढ़ रही है, इसलिए एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। आंसर का पार्ट सेकंड। अब दूसरा केस जिसमें ब्रेक लगाए गए। इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर है, 50 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यानी जब बस रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम है 5 सेकेंड। तो कैलकुलेशन करने पर एक्सीलरेशन निकलेगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सीलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। नेगेटिव साइन दिखाता है कि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए बस की स्पीड कम हो रही है। नोट बॉक्स में लिखा है एन ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग वेरी फास्ट एंड येट हैव जीरो एक्सीलरेशन, कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज चल सकता है और फिर भी उसका एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट ऑन हाउ क्विकली इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। मतलब एक्सीलरेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हैज जीरो एक्सीलरेशन। अगर बस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी एक्सीलरेशन जीरो होगी, भले ही उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। The average acceleration during different time interval can either be constant or changing। अगर अलग अलग टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन सेम भी हो सकती है या बदल भी सकती है। For an object moving in a straight line in the same direction, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, if the magnitude of its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time, और उसकी वेलोसिटी बराबर समय में बराबर अमाउंट में बढ़ती या घटती है, द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, तो ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहलाएगी। एग्जाम्पल 4.4, जब एस वी लर्न अर्लियर, कि हमने पहले ही पढ़ा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से छोड़ा जाता है, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वह नीचे गिरने से पहले सीधे रास्ते की ओर, मतलब सीधे रास्ते से ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। अब हर एक सेकंड में इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल एवरेज एक्सीलरेशन
बिटवीन 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच की एक्सीलरेशन हुई, यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से 9.8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इंटरवल में निकालेंगे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में, तो उसमें 19.6 माइनस 9.8, तो इसमें भी अगर हम निकालते जाएंगे तो हर बार आप देखोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड हुई एक्सीलरेशन। यहाँ हम देखते हैं कि इंटरवल में एक्सीलरेशन सेम है, इसलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वेलोसिटी मोशन की डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए एक्सीलरेशन भी मोशन की सेम डायरेक्शन में है। द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ एंड इट्स डिनोटेड बाय जी। यह एक्सीलरेशन पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। Did you notice that in figure 4.5 we choose the origin at the ground level? यहाँ ध्यान दिलाया गया है कि 4.5 में ओरिजिन ग्राउंड लेवल पर लिया गया है। इस एग्जाम्पल के नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है। अब अपनी सुविधा के अनुसार ओरिजिन और पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर सकती हैं। हाउएवर, लेकिन वन चूज इट शुड नॉट बी चेंज वाइल सोल्विंग अ प्रॉब्लम। लेकिन एक बार डायरेक्शन और ओरिजिन चुन लेने के बाद उसे प्रॉब्लम के बीच में बदलना नहीं चाहिए। लास्ट, रेडी टू गो बियॉन्ड, सिमिलर टू द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट एक्सीलरेशन एट इंस्टेंट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब जिस तरह किसी एक मूवमेंट की वेलोसिटी को इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, उसी प्रकार किसी एक मूवमेंट यानी उसी समय एक एग्जैक्ट टाइम पर निकाली गई एक्सीलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसे अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।